नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा। जैसे कि आज के प्रारंभिक व्याख्यानों में मैं आपको दोनों प्रश्न पत्रों में पाठ्यक्रम क्या क्या है वह आपको बताने जा रहा हूँ। पहले व्याख्यान में मैंने आपको सूक्ष्म रूप से ये बताया कि पहले प्रश्न पत्र में, जो कि प्रारंभिक काल से 1200 ईस्वी तक है, प्राचीन भारत का इतिहास, उसमें अपने को पढ़ना क्या क्या है। इस व्याख्यान में मैं आपको ये बताऊंगा कि अपने दूसरे प्रश्न पत्र राजस्थान का इतिहास प्रारंभिक काल से 1956 ईस्वी तक, इसमें अपने को किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है। जैसा कि आप जानते हैं 3 खंड के अंदर इनका पाठ्यक्रम बनाया गया है। तो पहला जो खंड है उसको प्रारंभ करते हैं अपन। पहला टॉपिक है राजस्थान के इतिहास के स्रोतों का सर्वेक्षण। राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए जितने भी प्रकार के स्रोत उपलब्ध हैं उनकी समीक्षा करते हुए हम राजस्थान की स्थिति को समझेंगे। दूसरा है राजस्थान में पुरापाषाणकालीन एवं मध्य पाषाणकालीन संस्कृतियाँ। राजस्थान में पुरापाषाणकालीन संस्कृतियाँ कहाँ कहाँ पर थी, मध्य पाषाणकालीन संस्कृतियाँ कहाँ कहाँ पर थी, लौह युगीन संस्कृतियाँ कहाँ कहाँ पर थी, इन सभी की समीक्षा अपन करेंगे और उनके बारे में, उन स्थलों के बारे में वृहत ज्ञान और तत्कालीन समय वहाँ पर किस प्रकार की स्थितियाँ उपलब्ध रही उसकी समीक्षा भी अपन इसमें करेंगे। इन संस्कृतियों में ताम्रयुगीन संस्कृतियों का विस्तार एवं विशेषताएं, आहड़, बालाथल, गणेश्वर, कालीबंगा संस्कृति की विशेषताएं, ये मुख्य कुछ संस्कृतियाँ होंगी जिनकी अपन समीक्षा करेंगे। जिनमें अगर अपन यहाँ पर नीम का थाना के पास जो गणेश्वर सभ्यता है उसमें तत्कालीन समय तांबे की जो कुल्हाड़ियाँ मिली हैं उनके शोधन की आज भी भट्टियाँ वहाँ पर विस्तारित हैं, उसकी अपन वृहत समीक्षा करते हुए इन संस्कृतियों के बारे में जानेंगे। राजस्थान में मत्स्य जनपद एवं जनतांत्रिक जातियाँ। राजस्थान में मत्स्य जनपद जो है, वर्तमान में अलवर जिले के आसपास के क्षेत्र को मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता था, अलवर, भरतपुर। उनमें उस समय जनतांत्रिक जो जातियाँ थी उनकी विशेषताएं, अवस्थाएं कैसी थी उसकी जानकारी अपन प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट है राजपूतों का उदय। राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में बहुत से विचार रखे जाते हैं, इसकी वृहत चर्चा करेंगे। कुछ इतिहासकार कहते हैं राजपूत विदेशी थे, कुछ कहते हैं भारतीय क्षत्रिय थे, कुछ कहते हैं इनकी अग्निकुंड से उत्पत्ति हुई, कुछ कहते हैं ब्राह्मणों से इनकी उत्पत्ति हुई, कुछ अपने आप को सूर्यवंश से और चंद्रवंश से समीकृत करते हैं। इसकी वृहत समीक्षा करते हुए अपन निष्कर्ष इसी पर पहुंचेंगे कि ये भारतीय क्षत्रिय थे जिनका एक वृहत इतिहास विद्यमान है, जिसकी समीक्षा अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है गुहिल गुर्जर प्रतिहार एवं चामानों का उत्कर्ष व विस्तार। ये जो 4 शासन वंशों की अपन ने चर्चा करी, इनका क्षेत्र कौन सा रहा, किस किस क्षेत्र पे इन्होंने शासन किया, किस प्रकार से विस्तारित किया, आपसी संघर्ष हुए और इनका डेवलपमेंट हुआ, उसकी चर्चा अपन इसमें करेंगे। और यहीं पर हमारे सिलेबस का पहला पार्ट पूरा हो जाएगा। और दूसरे पार्ट के अंदर अपन राजस्थान में मुस्लिम आक्रमण एवं राजपूतों का प्रतिरोध। देखिए, राजस्थान में जब से मध्यकाल बना 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक 5 वंशों ने शासन किया, जिसे दिल्ली सल्तनत के नाम से भी जाना जाता है। इनके लगातार राजस्थान पर आक्रमण हुए और उन आक्रमणों के कारण राजस्थान के राजपूत राजाओं को काफ़ी क्षति हुई, प्रतिरोध भी उन्होंने किया। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण की चर्चा करें तो उन्होंने तत्कालीन समय चित्तौड़ पर भी अधिकार किया, अमीरदेव को भी पराजित किया, रणथंभौर पर भी अधिकार किया, कानड़देव को पराजित करके अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जालौर पर भी अधिकार कर लिया गया। लगातार राजपूतों के द्वारा संघर्ष भी किया गया, प्रतिरोध भी किया गया। इन सभी की समीक्षा अपन इसमें करेंगे। महाराणा कुंभा एवं सांगा के अधीन मेवाड़। महाराणा प्रताप का स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, ये अपना अगला टॉपिक होगा। देखिए, मेवाड़ का राजघराना राजस्थान के सबसे प्राचीन राजघरानों में से है और महाराणा कुंभा व महाराणा सांगा न केवल राजस्थान के बल्कि हिंदुस्तान के यशस्वी शासकों में गिने जाते हैं। कुंभा अपने युद्धों के लिए जाना जाता है,
सांगा अपनी विजय पताका के लिए जाना जाता है। सांगा को 100 युद्धों का विजेता कहा गया है। खानवा के युद्ध से पहले सांगा एक बार भी किसी युद्ध में पराजित नहीं हुआ था और उन्हीं के वंशज महाराणा प्रताप, जिसने जीवन पर्यंत अनेक कष्ट सहन किए लेकिन अनवरत संघर्षरत रहा, लेकिन कदापि उसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और अकबर इसी मलाल के साथ जिया कि वह प्रताप को कभी भी अपने अधीन नहीं कर पाया। इन वीर शासकों की वीर गाथा की चर्चा अपन अपने लेक्चर्स में करेंगे, ई कंटेंट में करेंगे। नेक्स्ट में स्वतंत्रता के लिए चंद्रसेन के प्रयास। ये मेवाड़ के शासक थे, तो मारवाड़ का शासक चंद्रसेन, जिसने कि अपना पूरा जीवन संघर्ष के साथ जिया लेकिन स्वतंत्रता के साथ जिया, उसकी विजय गाथा की अपन, वीर गाथा की भी चर्चा अपन अपने लेक्चर्स में करेंगे। सवाई जयसिंह जो कि जयपुर के शासक थे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान में समाज एवं संस्कृति की मुख्य विशेषताओं का संक्षिप्त सर्वेक्षण 1200 से 1750 ईस्वी में। राजस्थान में जो सांस्कृतिक विरासत रही, उसकी कैसी स्थितियां रही, कैसी अवस्थाएं रही, उसकी चर्चा अपन इस दौर में करेंगे। उसके बाद में अपन मीरा व दादू, मध्यकाल के अंदर मीरा व दादू की कैसी स्थिति रही, उसकी चर्चा अपन करेंगे। और उसके बाद में स्थापत्य कला व चित्रकला कैसी रही मध्यकाल में, उसकी चर्चा अपन करेंगे। और यहीं पर अपना दूसरा पार्ट यानी कि खंड व समाप्त हो जाएगा। अब अपन तीसरे सेक्शन खंड ग की ओर चलेंगे, जिसमें अपने को क्या क्या पढ़ना है। राजस्थान में मराठा आक्रमण एवं उनका प्रभाव। देखिए, राजस्थान में मराठा को जब प्रवेश हुआ, उसमें राजस्थान के राजाओं का भी हाथ रहा। उन्होंने आपसी विद्वेष में इनको आमंत्रित किया और मराठा जो कि उस समय टैक्सेस लेने में विश्वास करते थे, 2 कर ये मुख्य रूप से लिया करते थे, सरदेशमुखी और चौथ। सरदेशमुखी वह कर था जहाँ पर मराठे सीधे शासन करते थे, यानी कि उनकी सीधी प्रजा का क्षेत्र, और चौथ वह कर था जहाँ पर मराठे आक्रमण करते और उस आक्रमण के बाद में वह जमीन उनको वापस दे दिया करते थे और उसके बदले में उनके राजस्व का 25% हिस्सा उनकी सुरक्षा की गारंटी के बदले दिया करते थे। तो ये 2 कर लिया करते थे और इन 2 करों के माध्यम से राजस्थान से भी उन्होंने बहुत से कर प्राप्त किए और आर्थिक दोहन भी राजस्थान का बहुत ज़्यादा किया। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रिटिश प्रभुत्व का स्वीकार एवं इसके परिणाम। राजाओं के द्वारा 1818 ईस्वी में ब्रिटिश प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया गया। ब्रिटिश रेजिडेंसी यहाँ पर स्थापित हो गई। इसने मराठाओं से तो छुटकारा दिलाया, लेकिन उनकी जगह ये खुद स्थापित हो गए। इस समय प्रशासनिक और न्यायिक परिवर्तन क्या क्या हुए, उनकी अपन चर्चा करेंगे। ब्रिटिश शासन यहाँ पर आने पर, ब्रिटिश रेजिडेंसी यहाँ पर आने पर क्या क्या परिवर्तन हुए। सामाजिक परिवर्तन कैसा हुआ, कन्या शिशु वध एवं सती प्रथा पर प्रतिबंध जो लगने की बात हुई, वह किस प्रकार से हुई और उसकी उस समय समाज में क्या स्थिति थी। आर्थिक परिवर्तन कैसे हुए, भू राजस्व बंदोबस्त, उस समय लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स किस प्रकार के थे, वह सारी चर्चा अपन करेंगे। नमक एवं अफीम व्यापार पर ब्रिटिश एकाधिकार। देखिए, नमक एवं अफीम व्यापार जो है वह राजस्थान का बहुत ही बड़ा व्यापार था। नमक तो यहाँ से लेकर के दक्षिण में 3-3 महीनों तक हरकारों के द्वारा ले जा करके दिया जाता था। एक बहुत बड़ा तबका इसके अंदर लगा हुआ था। आर्थिक स्रोत का बहुत बड़ा क्षेत्र जो था वह नमक से चला करता था। उस पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा पुनरुद्धार की बात करते हुए यहाँ पर रेलवे पटरियाँ बिछा दी गई और उसके डॉकयार्ड्स में जो इकट्ठा करके नमक और अंग्रेज़ों के द्वारा उसकी बोगियों में भर भर के ले जाया गया। हरकारों का व्यवसाय समाप्त कर दिया गया, लघु उद्योग धंधे समाप्त कर दिए गए और सारा का सारा एकाधिकार ब्रिटिश सरकार के द्वारा कर लिया गया था। जो राजा जिसका कर लेते थे, नमक का कर लेते थे, एक स्थिति उनकी संधियाँ करते करते इन अंग्रेज़ों ने इस प्रकार की ला दी थी कि उन राजाओं को भी सरकार को कर देना पड़ा। किस पर? इस नमक के ऊपर जो कि उनका था। नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना
राजस्थान में आर्य समाज का प्रभाव। दयानंद सरस्वती द्वारा प्रसारित आर्य समाज का राजस्थान में क्या प्रभाव रहा। कृषक आंदोलन कैसे रहे एवं जनजातीय आंदोलनों का संक्षिप्त वर्णन। कैसे जनजातीय आंदोलन रहे और कृषक आंदोलन रहे उसकी चर्चा करें। राजस्थान में प्रजामंडलों का गठन एवं स्वाधीनता संघर्ष व राजस्थान में एकीकरण। प्रजामंडल आंदोलन कैसे रहे और राजस्थान में एकीकरण की प्रक्रिया कैसे चली। राजस्थान में एकीकरण की प्रक्रिया एक के बाद एक 7 चरणों में राजस्थान का विस्तार हुआ और 1 नवंबर 1956 को 7 चरणों के माध्यम से संपूर्ण राजस्थान बन गया। तो ये 3 खंडों में अपने को पूरा का पूरा अध्ययन इस प्रश्न पत्र का अपने को करना है, जो कि अपन नियमित ई कंटेंट वीडियो क्लासेस के माध्यम से लगातार